टाइम में आप पेशेंट्स में मोस्ट प्रिविलेंट हेल्थ इश्यूज क्या देख रहे हो? जो हम लोग जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियां बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। पेशेंट्स में आपने अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया? तो ट्रस्ट बिल्डअप करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको उनका विश्वास जीतना पड़ेगा, आपको उनके दिल में उतरना पड़ेगा। और एक डॉक्टर की बात ही नहीं, आपको एक बेटे की, आपको एक भाई की तरह उनसे बात करनी पड़ेगी। और इस ट्रस्ट का होना डॉक्टर और मरीज के रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्लड डोनेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेट जरूर करें, क्योंकि ब्लड को हम बना नहीं सकते, फैक्ट्री में नहीं उसका उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आप लोग ब्लड देंगे नहीं, तब तक किसी दूसरे को ब्लड मिलेगा कैसे? क्या आपने अपने मेडिकल कैरियर में कोई बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन फेस किया है और उससे ओवरकम कैसे किया आप? मुझे लगता है कोविड के वो 3 साल वो बहुत भयावह थे। मतलब आई वॉज रियली रियली टेरिफाइड दोज डेज। मतलब मैंने अपने सामने लोगों को, यंग एज के लोगों को मरते देखा है। या किसी जनरल व्यक्ति को कैंसर है तो गूगल के थ्रू या और भी कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ उसे सिम्टम्स कैंसर के ही हैं? अगर कोई खांसी ऐसी है जो 10 से 15 दिन हो गए हैं, ठीक नहीं हो रही है, खांसी में खून आ रहा है आपको, खांसी के साथ साथ बुखार बहुत तेज आ रहा है, तो इस केस में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तुरंत आपके नजदीकी जो डॉक्टर हो उनके पास जाएं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चाय विद बात में। तो आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी, जो कि फेमस हैं अपने सोशल वर्क की वजह से, जिन्होंने समाज में निस्वार्थ सेवा की है और ना जाने कितने मददगार लोगों का फ्री में इलाज किया हुआ है। तो जानते हैं प्रशांत जी के बारे में। नमस्कार प्रशांत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत। और सबसे पहले तो आपके इस पॉडकास्ट के व्यूअर्स को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे हाँ जी। विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद। आप सर अपने बैकग्राउंड के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए और कैसे आप एक डॉक्टर बने वो शेयर करिए। देखिए, मैं एक बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ। और मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो है, इट वाज इन कानपुर। कानपुर से ही मैं हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन सब कानपुर से हुई। डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप मेमोरियल स्कूल से मैंने अपना 10th और 12th किया। और उसके बाद मैंने सीपीएमटी की प्रिपरेशन करी। फिर रशियन फेडरेशन से मैंने एमडी फिजिशियन की डिग्री ली। और उसके उपरांत फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डायबिटीज एंड क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी में यूनाइटेड किंगडम से किया, ब्रिटेन से। और उसके बाद मैं वापस इंडिया आ गया, जबकि मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटी थी बाहर। बट मैं वापस आया, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइन किया दिल्ली में, ईएसआई पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। फिर वहां पे कुछ दिन काम किया। और उसके बाद फिर यूपी गवर्नमेंट ज्वाइन करके यहाँ फरुखाबाद में मैं आ गया। तो ये है यहाँ तक का सफर। सर आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है और आपने कैसे उसे चूज किया? किससे इंस्पायर होकर आपने वो फील्ड चूज की? देखिए, मेरा जैसे कि बताया, मैंने एमडी फिजिशियन किया, तो मैं एक फिजिशियन हूँ। और मुझे शुरू से बहुत इंटरेस्ट था। मेरे पापा मम्मी को ये था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो मेरे पेरेंट्स से आया। मेरी मदर का शुरू से यह था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। जी। और इस हद तक उन्होंने मुझे इस चीज भर दी थी दिमाग में कि जब मेरे नाना जी, मैं बहुत छोटा था, तो उन्होंने मुझे एक डिक्शनरी दी। शायद आई वॉज इन क्लास फर्स्ट। ओके। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी थी, आज भी मेरे पास कहीं रखी हुई है। तो उसमें मैंने लिखा डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव एमडी। इतना ज्यादा शौक था, और मैं क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड तक अपनी बुक्स में डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव ही लिखता था। तो इतना मतलब मुझे ये था कि डॉक्टरी के अलावा कुछ करना ही नहीं है। और वही शौक मुझे ले आया। और मैं हमेशा देखता था अपने आसपास, हम लोग जब बीमार होते थे तो अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाते थे, उनको दिखाने में देखता था यार लोगों के मन में कितनी रिस्पेक्ट है उनके प्रति। हम लोग खुद जाते थे उनके पास, उनसे बहुत देर बात करते थे, उनसे इंस्पिरेशन लेते थे। तो वहीं से मेरे पास ये आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, लोगों की सेवा करनी है। और इसीलिए मैंने फिजिशियन बनने का निष्कर्ष किया। उसके बाद मैंने डायबिटीज में और एंडोक्राइनोलॉजी में स्पेशलाइजेशन भी किया। अभी मैं जनरल मेडिसिन के सारे पेशेंट्स ही देखता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास हर तरीके के, हार्ट के, किडनी के, डायबिटीज के, गुर्दा रोग के सारे मरीज आते हैं। और मैं जो अपनी तरफ से अच्छी राय हो सकता है वो देने की कोशिश करता हूँ उनको। अक्सर कई बार सर ये भी देखा गया कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं अब वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी आप उनका इलाज करते देखिए, एक अच्छा डॉक्टर वही है, मैं हमेशा कहता हूँ सबसे, कि एक अच्छा डॉक्टर वही बन सकता है जो एक अच्छा इंसान हो पहले। तो अच्छा इंसान अगर आप हैं तो आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे किसी की भी मदद करने की। तो जब भी आपके पास, जब आप मेडिकल प्रोफेशन में है, डॉक्टर हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास एक ही तरीके के पेशेंट हैं। हैं। जैसे मेरे पास समाज का जो सबसे शोषित, सबसे गरीब तबका है, वहां से लेकर के और जो अच्छे से अच्छे एलीट हैं वहां तक के पेशेंट्स आते हैं।
तो सबकी मदद लेके मैं ये काम करता हूँ। जैसे मेरे पास बहुत गरीब मरीज आते हैं, मैं फीस नहीं लेता हूँ। जी। मैं अपने हॉस्पिटल में एडमिट करता हूँ पेशेंट्स, उनसे कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। और जो मेरी तरफ से हो सकता है मैं वो करता हूँ। और जो अच्छे मरीज हैं, जो सम पैसे से सक्षम हैं, तो कई बार वो लोग भी आगे आते हैं मदद करने उन गरीब मरीजों के लिए। तो इसी तरीके से संभव हो पाता है एक दूसरे की मदद करते। कई जगह ऐसा भी देखा गया, अगर पेशेंट किसी हॉस्पिटल में जाता है तो उसका ट्रीटमेंट बाद में होता है, पहले उससे वो फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं, जो भी चार्जेस हैं वो पहले उससे लिए जाते हैं। लेकिन आपके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, मेरा तो यही मानना है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और मरीज पहले आए तो एक बहुत दिन पहले एक मूवी आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, हम सब लोगों ने देखी थी। जी। तो उसमें वो कहता है पहले पेपर बनवाओ, कहता है हाँ हाँ। पेपर बाद में बनेगा, पहले मरीज का ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। हम्म। तो उसी उसूल को मैं भी फॉलो करता हूँ। और हमने जब एमबीबीएस अपना कंप्लीट किया था, तो एक शपथ ली थी, ओथ ली थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मरीज का स्वास्थ्य सबसे पहले, मरीज की हेल्थ सबसे पहले, बाकी सब चीजें बाद में। उसी को मैं आज भी फॉलो करता हूँ। और पहले पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। पैसे हैं नहीं है, किस धक्के से आता है, वो सारी बातें बात की। ट्रीटमेंट के लिए वो आपके पास आया है, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो फिर आपका डॉक्टर मिलना बेकार एमबीबीएस के बाद जो आपने वो सीखी वो क्या सारे डॉक्टर्स को देता है। है? सारे डॉक्टर्स को दो, बिना उसके कोई भी अपनी प्रैक्टिस में नहीं आ सकते। करंट टाइम में आप पेशेंट्स में मोस्ट प्रिविलेंट हेल्थ इश्यूज क्या देख रहे हो? देखिए, आजकल जो मैं देख रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिस करते करते लगभग 16 साल का समय हो चुका है। तो जो हम लोग जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है ना, वो हमारे यहाँ बहुत प्रिवेलेंट है। जैसे बाहर का खाना, जंक फूड खाते जब रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, लोगों के पास टाइम नहीं है, दिन भर मोबाइल में बैठे हैं, अपने लिए समय नहीं निकालना है, बाहर जाके टहलना नहीं है, साइकिलिंग नहीं करनी जी। है। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियां बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं, जो 25 साल के लोग, 26 साल के लोग, जिनमें पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इनमें हार्ट के इश्यूज होंगे, उन तक में हार्ट के पेशेंट्स उस एज ग्रुप में मेरे पास आ रहे हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। और आजकल के रहन सहन, खान पान की वजह से ज्यादा उत्पन्न हो रही हैं ये बीमारियां, ठीक क्योंकि लोगों ने अपने ऊपर समय देना बंद कर दिया है, या यूं कहें कि समय उनके पास है ही नहीं है। है। तो वो बीमार होते जा रहे हैं, इन सब बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। एक टाइम था जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते थे। ओके। बट आज के समय में मुझे लगता है कि इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मैं अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में देखता हूँ कि हर तीसरा मरीज जो है वो डायबिटीज का, हर चौथा मरीज डायबिटीज का, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट्स, वो सारे आ रहे हैं। और बहुत यंग एज ग्रुप के हैं, जिनको देख के काफी खराब लगता है कि अभी तो इतनी कम एज है। बट क्या करें, लाइफ स्टाइल ऐसी। इसका मेन कॉज है वो प्रॉपर लाइफस्टाइल प्रॉपर फॉलो लाइफ नहीं स्टाइल करते। फॉलो नहीं करते, खान पान फॉलो नहीं करते। हम लोग जब छोटे थे तो क्या खाते थे, दाल चावल, बिल्कुल। सब्जी रोटी। तब बर्गर और चाउमीन ये सब बहुत दूर की बात होती थी, कभी महीने 2 महीने में एक बार खा लिया। आजकल तो लोग रोज खाते हैं बर्गर चाउमीन, रोज खाना है, रात में खाना नहीं खाया, बर्गर खा लिया। लाइफ स्टाइल डिजीजेस है ये सब। आप लाइफ स्टाइल फॉलो नहीं करेंगे तो इन सब बीमारियों के उसमें आएंगे ही आएंगे। जब आपने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया और एज बीइंग अ डॉक्टर, पेशेंट्स में आपने अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्योंकि आजकल ये एक क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है। डॉक्टर और पेशेंट के बीच का जो रिश्ता, जो आज से 20-25 साल पहले हुआ करता था, वो शायद अब कहीं ना कहीं मिसिंग है। और वही एक सबसे बड़ा लिंक है जो डॉक्टर को मरीज से जोड़ता है, एक विश्वास, एक ट्रस्ट, जिसकी कि आपने बात करी। तो मरीज को ट्रस्ट और डॉक्टर के बीच का जो ट्रस्ट है, उसको बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज पढ़ाई में तो कम सिखाते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर से भी इसको जनरेट करना पड़ता है। जब आपके पास कोई पेशेंट आए, जैसे मेरे पास अमूमन कोई पेशेंट आता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उससे पूरी बात करूँ, उसकी बात को समझूं। ओपीडी में बहुत भीड़ होती है, उसके बावजूद मैं उसको पूरा समझ देता हूँ। ये नहीं करता हूँ कि नहीं भाई जल्दी जल्दी तुम आए, मैंने पर्चा लिखा और जाओ। उसकी बात को समझना, अपनी बात उससे, उसको समझाना, उससे हिस्ट्री लेना, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेना, तो ये सारी चीजें हमको पढ़ाई जाती है कि आप लीजिए। लेकिन डेली प्रैक्टिस में जनरली नहीं होता है। बट मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पेशेंट की बात को पूरा सुनूं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो बीमारी के साथ साथ अपने घर परिवार की बातें मुझसे करते हैं, अपने घर के बारे में बताते हैं कि मेरे बेटे ने आज मेरे साथ ये कर दिया, मेरे बहू ने ये कर दिया, मेरी बेटी ने मेरे साथ ये कर दिया। बहुत सारे पेशेंट्स हैं। कई बार तो ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं है, जिनके घर से लोग आके भर्ती करा जाते हैं, उसके बाद झांकने भी नहीं आते। तो हम लोग, हमारे हॉस्पिटल के लोग खुद उनकी केयर करते हैं, उनका देखभाल। तो ट्रस्ट बिल्डअप करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको उनका विश्वास सीखना पड़ेगा, आपको उनके दिल में उतरना पड़ेगा। और एक डॉक्टर की बात ही नहीं, आपको एक बेटे की, आपको एक भाई की तरह उनसे बात करनी पड़ेगी। और इस ट्रस्ट का होना डॉक्टर और मरीज के रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो क्या आप किसी पेशेंट की कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जिससे मेडिकल लाइन पर इम्पैक्ट? देखिए, ऐसा तो 16 साल का करियर हो गया मेरा, बहुत सारे पेशेंट्स हैं। और कई बार याद भी नहीं रहता है, वो पेशेंट खुद आते हैं बताते हैं। बट कोविड के टाइम एक ऐसा टाइम था जो बहुत ही भयानक समय था, खौफनाक मंजर था।
बहुत सारे मरीज ऐसे थे जो आंखों के सामने गुजर जाते, एक्सपायर हो जाते थे, कभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से या कभी फेफड़े बिल्कुल खराब हो चुके थे। तो उस समय बहुत पेशेंट्स ऐसे आए, मुझे नंबर भी नहीं ध्यान है, बट मतलब मुझे लगता है कि शायद उस समय फर्रुखाबाद में मैंने बहुत पेशेंट्स देखे हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। और फर्रुखाबाद के बाहर भी बहुत सारे पेशेंट्स ऑनलाइन और नेट पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैंने देखे। तो उसमें कई पेशेंट ऐसे थे जिनका ऑक्सीजन लेवल 30% था। एक फतेहगढ़ के ही हैं, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि प्राइवेसी एक होनी चाहिए पेशेंट की। तो वो मेरे पास आए थे, उनका ऑक्सीजन लेवल 30% रह गया, 30%, और दोनों फेफड़े बिल्कुल सफेद हो गए थे। लखनऊ कानपुर होके आए थे। एक जगह उनको बेड नहीं मिला था, एक जगह बेड मिला था, तो जैसे ही वो अंदर ले गए वो घबरा गए। फिर वो बाहर आ गए, तो उनको फिर हमारे पास वो वापस लेके आए यहाँ पे। मैंने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। और यंग एज थी, 28 साल का लड़का था। तो ट्रीटमेंट शुरू किया, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई क्योंकि उस समय ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। और ट्रीटमेंट शुरू किया, 18 या 19 दिन वो हॉस्पिटल में रहे हमारे पास। फिर हमने जब डिस्चार्ज किया तो उनका ऑक्सीजन लेवल 92% था। कुछ दिन फिर घर पे ऑक्सीजन लगा के रखा गया उनको, और लगभग 1 महीने में वो पूरी तरीके से ठीक हुए। तो वो मेरे लिए भी किसी चमत्कार से कम नहीं था, और पेशेंट के परिवार वालों के लिए भी। तो वो बहुत सारे ऐसे केसेस थे, उनमें से एक ये है। और एक रिसेंट अभी एक केस है, कैंसर पीड़ित आए थे मेरे पास, बहुत ही गरीब थे। तो उनका कुछ इलाज, उनके पास दवाइयों के भी पैसे नहीं थे, तो मैंने उनको हॉस्पिटल में रखा, पूरा ट्रीटमेंट किया, सारी दवाइयां भी अरेंज कराई। अब वो अच्छे हैं, अभी कल भी मेरे को दिखा के गए। वो बिल्कुल बढ़िया है, वो पहले से काफी सुधार है, उनके कैंसर की दवाइयों का भी हम लोगों ने इंतजाम किया है। तो ऊपर वाले ने चाहा, भगवान के आशीर्वाद से जल्दी वो भी ठीक हो जाएंगे। तो ये तो चेक है जो आपको बता रहा हूँ। सर, टेक्नोलॉजी ने मेडिकल लाइन में क्या हेल्प? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का, हर फील्ड में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, वैसे ही मेडिकल लाइन में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज आप देखिए, गांव में लोग बैठे हैं, टेली मेडिसिन एक चीज होती है। और एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, टेली मेडिसिन। आप गांव में बैठे हैं, गांव में प्राइमरी केयर डॉक्टर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो और आपको कोई गंभीर बीमारी है, मान लीजिए आपको आपको कैंसर हो गया है किसी मरीज को, या किसी मरीज को कोई हार्ट की गंभीर बीमारी है, और वो बाहर नहीं जा सकता, शहर नहीं जा सकता, तो टेली मेडिसिन के द्वारा गांव का जो प्राइमरी केयर डॉक्टर है, वो शहर के बड़े से बड़े अस्पताल के डॉक्टर से बात करके वीडियो कॉलिंग पे पेशेंट के लक्षण बता के, ऐसी भी मशीनें आ गई हैं कि जो ईसीजी करके और व्हाट्सएप पे ऑनलाइन पे ईसीजी बाहर भेज दिया, तो उन्होंने उसका ट्रीटमेंट बता दिया कि फिलहाल के लिए आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वो कितनी बड़ी, जो आदमी नहीं जा सकता उसको एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर देख के ट्रीटमेंट कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा आप देखिए, आजकल एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इतनी कितनी सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई जिससे हम बहुत सारी बीमारियों का पता समय से लगा लेते हैं, नहीं पहले नहीं लग पाता था। तो टेक्नोलॉजी का तो बहुत महत्व है। और आने वाले रोबोटिक सर्जरी आजकल हो रही है, रोबोट सर्जरी कर रहे हैं, सिर्फ आपको उसको अपने हाथ से बस मेंटेन करना होता है, वो ऑपरेट करना होता है। और बिल्कुल बहुत पिक्यूलियर सर्जरी, माइनर सर्जरीज होती हैं जिसको माइक्रो सर्जरीज कहते हैं, इसमें .1 का भी आप एरर नहीं कर सकते। तो वो सारा टेक्नोलॉजी की मदद से आजकल 100% सक्सेसफुल हो रहा है। लेप्रोस्कोपी भी टेक्नोलॉजी से? लेप्रोस्कोपी भी टेक्नोलॉजिकल, जिस काम के लिए आप गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए पहले इतना बड़ा एक कट लगाना पड़ता था पेट में, मरीज को 5 से 6 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था। अब लेप्रोस्कोपी का आने के बाद अब मरीज को आप आज ऑपरेशन करिए, कल सुबह छुट्टी कर सकते हैं, ब्लड लॉस नहीं होता है, सिर्फ 3 छेद होते हैं और उसी से सारा निकाल लिया जाता है बाहर। तो ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही संभव हो पाया है। ब्लड डोनेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है? बहुत वाजिब क्वेश्चन है, और आजकल के समय में बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लड लॉस, ब्लड एक ऐसी चीज है जो कोई भी कंपनी में बनता नहीं, कोई फैक्ट्री में ब्लड नहीं बनता है। और ब्लड की जरूरत हर परिवार में जो भी मरीज होता है उसको चाहिए होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेट जरूर करें, क्योंकि ब्लड को हम बना नहीं सकते, फैक्ट्री में नहीं उसका उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आप लोग ब्लड देंगे नहीं, तब तक किसी दूसरे को ब्लड मिलेगा कैसे? और आज किसी और को जरूरत है, कल आपके घर परिवार में किसी को जरूरत पड़ सकती है। तो मेरा ये मानना है कि रक्त जो है आपको डोनेट करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा जो मिसकंसेप्शन है कि ब्लड देने से कमजोरी आती है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि ब्लड देने से कभी कमजोरी नहीं आती है, बल्कि ब्लड देने से ब्लड और जल्दी और अच्छा बढ़ता है। तो ब्लड जरूर दें। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को देखनी पड़ती हैं। कुछ पेशेंट्स का ब्लड हम लोग नहीं ले सकते, कुछ उसके क्राइटेरियाज हैं, कुछ एज से संबंधित है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं, हेपेटाइटिस, एचआईवी, जो मरीज इनसे ग्रसित है उनका ब्लड नहीं लिया जा सकता। लेकिन जो लोग हेल्दी हैं उनको हर 6 महीने में कम से कम एक बार ब्लड जरूर डोनेट करना चाहिए, मेरी आप सबसे ये अपील है। तो क्या कुछ ऐसी हेल्थ एडवाइस है जो आप अपने पेशेंट्स को जनरली देते हो? हाँ, मैं हेल्थ एडवाइस यही देता हूँ कि भाई आपको खूब हेल्दी रहना है, अगर तो खाली दवाइयों पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना है।
आपको अपने आप के लिए, अपने शरीर के लिए समय निकालना ज़रूरी है। जैसे किसी गाड़ी की, कोई कार की, स्कूटर की सर्विस कराते हैं, वैसे ही गाड़ी को भी, अपनी बॉडी को भी सर्विसिंग की ज़रूरत है। तो आप अपने लिए समय निकालें, कसरत करें, व्यायाम करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, साइक्लिंग करें, पैदल चलें, खेलें-कूदें। हम लोग अपने टाइम पे बहुत खेलते थे। तो समय निकालें, तो आधी बीमारी को तो आप उसी से दूर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप फिज़िकली, अगर आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे, बाहर का खाना-पीना ज़्यादा खाएँगे, तो जाहिर-सी बात है कि बीमारियाँ कहीं न कहीं से आपके शरीर में प्रवेश करेंगी। तो आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो एक अच्छी हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाइए। अपने लिए 1 घंटे का समय ज़रूर निकालें अपनी बिज़ी लाइफ़स्टाइल से, नहीं तो आगे चल के फिर शरीर जब साथ छोड़ता है तो फिर कोई साथ नहीं देता। पैसा भी साथ नहीं। पैसा भी साथ नहीं देता। कोविड के टाइम हम लोगों ने देखा था, हाँ, हाँ। पैसा लोगों के पास था, बेड नहीं मिले। नहीं। एज अ डॉक्टर, व्हाट आर सम मेजर डिफिकल्टीज यू हैव एवर फेस्ड? That's a very nice question, very close to my heart. See, being from a coming from a middle class family with no medical background, मेरा कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं था, तो मेरे लिए चैलेंजेस कम नहीं थे। मैं अपने लिए बात करूँ स्पेसिफिकली, तो कुछ चैलेंजेस थे। जैसे पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, बट मुझे शुरू से ये था कि मुझे रूरल एरियाज में काम करना है, जो ऐसे लोग हैं जो बड़े शहरों में नहीं जा सकते, तो मुझे वहां पे पहुंच कर उन लोगों के लिए काम करना था। तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना वो नौकरी छोड़ के मैं यूपी गवर्नमेंट ज्वाइन कर लिया। और यहाँ पे जगह पड़ती है मोहम्मदाबाद, तो मुझे वो हॉस्पिटल मुझे दिया गया। जब दिया गया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे वो हॉस्पिटल 2 बजे उसमें ताला लग जाता है, बंद हो जाता है। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया। मैं वहाँ जब गया तो मेरे और जो सीनियर थे उन्होंने कहा, अरे वहाँ पे तो ताला लग जाता है, आसपास का एरिया ठीक नहीं है, तो तुम 2 बजे वापस आ जाना। बट मुझे लगा यहाँ के लोगों को तो बड़ा नुकसान है, 2 बजे के बाद में बीमार पड़ेगा तो वो कैसे जाएगा रात बिरात। तो मैंने वहाँ अकेले रुकना शुरू किया। वही हॉस्पिटल। हॉस्पिटल सीएचसी मोहम्मदाबाद की मैं बता रहा हूँ। तो मैंने अकेले रुकना शुरू किया, और पहले दिन आपको शायद हंसी आएगी, जब मैं रुका तो मेरे साथ सिर्फ एक एक जो स्वीपर था वो रुका। और वो भी ऐसा स्वीपर था जो ड्रिंक करता था रोज। तो वो ड्रिंक करके वो अपना बेहोश हो गया, और मैं अपना रुका वहां पे रात में। और दूसरे दिन सुबह सुबह पोलियो की शुरुआत होने वाली थी, पोलियो ड्रॉप्स का दिन शुरू हो गया था। तो 3 बजे वो पोलियो की टीम आ गई। मुझे पता नहीं था, मैं दिल्ली से आया था। तो उन्होंने दरवाजा कस के बड़बड़ाया, मुझे लग रहा है, अरे लग रहा है सब लोग कह रहे थे कि यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत होती है, आप रुकोगे तो आ जाएंगे। तो मैं डर गया। फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, चलो। मैं गया, मैंने बाहर गेट के अंदर से बोला, मैंने कहा कौन है भाई। तो वो लोग बोले, नहीं नहीं सर, हम लोग पोलियो वाले लोग हैं और हम आए हैं पोलियो की ड्यूटी करने, तो पोलियो के ड्रॉप्स लेने आए। तो फिर मैंने गेट खोला, वो स्वीपर वैसे ही सोता रहा क्योंकि उसको तो होश ही नहीं था। तो ये एक चैलेंज था। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं वहां पे मैंने रुकना जब चालू किया, तो जब एक टाइम ऐसा आ गया कि जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके बाद सेकंड नंबर की ओपीडी हमारी सीएचसी मोहम्मदाबाद की हो गई थी। 500, 550, 600 पेशेंट की ओपीडी रोज होती थी। डेली पूरा हॉस्पिटल फुल रहता था, एक भी बेड खाली नहीं रहता था। तो सारे मरीज जो वहाँ आसपास के एरिया के थे, उनको बहुत लाभ हुआ उससे। उसमें चुनौती ये थी कि वहां पे मेरे से कहा गया था कि बहुत सारे नटोरियस टाइप के क्रिमिनल्स बहुत हैं आसपास के एरिया में। बट मुझे ये लगा कि शायद मैं अच्छा काम करूंगा, तो वो लोग भी सपोर्ट करेंगे। और वही हुआ कि जब मैंने काम करना शुरू किया, जब लोगों को लगा कि नहीं, लोगों को फायदा हो रहा है, आगरा, लखनऊ, कानपुर नहीं भागना पड़ रहा है, इतनी छोटी सी जगह पे ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो उन्हीं लोगों ने, जिनका नाम लिया गया था कि ये लोग परेशान करेंगे, उन्हीं लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और वो आज भी सब लोग करते हैं, और उसी की वजह से मतलब मैं शायद इतना लोगों के बीच जा पाया, सफल हो पाया। और वो एक ऐसा था चुनौती भरा कार्य जो मेरे लिए बहुत था, और मुझे उसमें सफलता मिली। मुझे बेस्ट डॉक्टर ऑफ औरंगाबाद का अवार्ड 2 बार यहाँ के डीएम साहब ने और डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने दिया। वो हॉस्पिटल जहाँ 2 बजे के बाद ताला खुल जाता था, आपके जाने के बाद वहाँ डेली 500 ओपीडी। तो फिर 500 ओपीडीज होने लगी। 30 बेड थे, 30 बेड भी कम पड़ जाते थे, तो लोग कई बार अपने घर से चारपाई और पलंग लेके आ जाते थे कि डॉक्टर साहब हम इसी में लेट जाएंगे, बस आप ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो हर समय वो भरा रहता था हॉस्पिटल, और धीमे धीमे करके सबने सहयोग किया, सब लोगों ने, स्टाफ ने रुकना शुरू किया, डिलीवरी शुरू हो गई। ऑपरेशन भी मैं अपने टाइम पे मैंने वहां पे एक दो कराए, ज्यादा तो नहीं हो पाए, बट वो सारा हॉस्पिटल फुल्ली फंक्शनल हो गया था। और आज भी वो हॉस्पिटल चल रहा है, अब तो बहुत अच्छे से चल रहा है। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पे रुकते हैं, स्टाफ रुकता है। तो दैट हॉस्पिटल इज इन वेरी गुड रनिंग कंडीशन नाउ। तो उस चैलेंज की वजह से आपने उस हॉस्पिटल के थ्रू एक माइलस्टोन भी बनाया। हाँ बिल्कुल, इसको कहेंगे कि मैंने माइलस्टोन कमाया, और वहाँ के लोगों को सुविधा मिली, और आज वो लोग बहुत खुश हैं। और आज भी वहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मोहम्मदाबाद के लोग, वो इसीलिए। तो क्या आपने अपने मेडिकल कैरियर में कोई बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन फेस किया है और उससे ओवरकम कैसे किया आप? देखिए, हम लोग डॉक्टर हैं, फिजिशियंस हैं, तो अमूमन हमारे पास एक से एक ऐसे केसेस आते हैं जो बहुत ही खराब अवस्था में आते हैं। तो हर केस एक नया चैलेंज लेके आता है। लेकिन अगर आप बहुत पिक्यूलियर एक बात करें,
तो मेरे मेडिकल करियर में, मेरे 16 साल के करियर में, मुझे लगता है कोविड के वो 3 साल वो बहुत भयावह थे। मतलब आई वॉज रियली रियली टेरिफाइड दोज डेज। मतलब मैंने अपने सामने लोगों को, यंग एज के लोगों को मरते देखा है। और वो समय एक ऐसा था जो मैं नहीं चाहूंगा कि कभी भी मेरे मेडिकल करियर में या किसी के भी मेडिकल करियर में आए, किसी के भी साथ आए। मतलब पहली वेव का तो हम लोगों ने अच्छे से सामना किया और हम लोगों ने उस पर काबू पाया बहुत जल्दी। हमारा इतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई, हुई तो उस समय भी थी लेकिन इतनी नहीं थी। लेकिन जब सेकेंड वेव आई 2021 में, तो शायद हम लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। हम लोग ये मान चुके थे कि कोविड अब चला गया है। लोगों ने कोविड के नियमों का पालन करना छोड़ दिया था, मास्क लगाना छोड़ दिया था। वैक्सीनेशन कुछ लोगों का हो पाया था, ज्यादातर लोगों का नहीं हो पाया था। लोग मिलने जुलने लगे थे, शादी बारात शुरू हो गई थी, मॉल्स में जाने लगे थे। मतलब सारी लाइफ पुराने ढर्रे पे लौट गई थी, जबकि कोविड गया कहीं नहीं था। कोविड यही था, सिर्फ कुछ दिनों के लिए शांत हो गया था। तो वो जो सेकेंड वेव आई, और उसमें ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं था बहुत, क्योंकि ये पता नहीं था कि शायद इतनी खतरनाक वेव भी लौट के आ सकती है। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत लोगों को मरते देखा और बहुत बुरा हाल था। कोई ऐसी फैमिली शायद नहीं बची थी जिसमें कोई ना कोई इफेक्टेड नहीं हुआ हो। क्योंकि मैं डॉक्टर था, 2400 घंटे काम करता था, तो मेरे सामने सबसे ज्यादा केसेस आते थे ऐसे। तो वो एक बहुत खतरनाक समय था और हम लोगों ने उस पर काबू कैसे पाया, आप ये देखिए कि इंडिया जैसा देश जो इतना डेंसली पॉपुलेटेड है, जहाँ पे मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो बाहर विदेश के लोग सब ये कहते थे कि यार इंडिया में अगर हो गया तो शायद बचना मुश्किल हो जाएगा, आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज, इटली जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का सेकंड नंबर पर माना जाता है, यूएस जैसा देश, तो वो लोग इससे नहीं लड़ पा रहे थे। तो मुझे भी लगा यार शायद हम लोग कैसे लड़ पाएंगे, बट हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। हम लोग तो मेडिकल फ्रेटर्निटी से हैं, तो हम लोगों को तो पीछे हटना ही नहीं था। लेकिन और लोग जो पैरा मेडिकल हैं, जो आम लोग, यहाँ पे भी बहुत सारे समाज सेवी लोग हैं, वो लोग आगे आए, ऑक्सीजन का इंतजाम किया। लोगों ने कोविड के डर को सामने न रखते हुए दूसरों की मदद करी और एक दूसरे का साथ बनाए रखा, एक दूसरे को संबल देते रहे। किसी के परिवार में कोई बीमार हुआ तो दूसरे परिवार से भी लोग आए, जबकि इस समय लोग बहुत डर रहे थे कि इन्फेक्शन हो जाएगा, फैल जाएगा। तो उस समय अगर हम सब लोग साथ मिलकर काम नहीं करते, तो शायद हम लोग उस कोविड के दौरान से, उस दौर से बाहर नहीं आ पाते। और यही हमारे देश की जो है ना, इतना महान इसीलिए हम लोग कहते हैं, क्योंकि सारे लोग जब मुसीबत पड़ती है तो साथ मिलकर काम करते हैं। और ये सबको मेरा सलाम है, पूरे भारतवर्ष को, जिन्होंने साथ मिलके हम सब लोगों ने इस कोविड की महामारी से बाहर निकले। और इतनी ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई जितनी सोची गई थी कि आधा इंडिया खत्म हो जाए, हुई तो जरूर, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत हद तक इस पर काबू पाया। तो वो मेरे मेडिकल करियर का सबसे चैलेंजिंग टाइम था और हम लोगों ने बहुत मेहनत करी। कोई कसर, मुझे याद है मैं रात में 2 या ढाई 3 बजे सोता था उस समय, और सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता था। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि वेट ना बढ़े, वेट लूज कर लूँ, तो उस समय ऑटोमेटिकली मेरा वेट 8 किलो लूज होता है। मतलब जो स्टूडेंट्स मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं उनके लिए आपकी एडवाइस क्या है? हाँ, बहुत जरूरी है, आपने एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि देखिए मेडिकल को मैं एक प्रोफेशन नहीं मानता हूँ। मेडिकल को एक पैशन मानता हूँ। अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपके अंदर पैशन है कि आपको लोगों की मदद करनी है, लोगों को ठीक करना है, इंसानियत की मदद करनी है, इंसानियत का धर्म निभाना है, तो ही आप इस प्रोफेशन में आइए। इस प्रोफेशन में आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब बीइंग अ डॉक्टर इन आवर जॉब, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डे, एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब मैं शाम को घर लेटूं और मुझे लगे यार आज मैंने कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किया। रोज मुझे लगता है कि आज मैंने इसकी जिंदगी बचाई, आज मैंने उसको ठीक किया। तो जो अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है ना, वो आपको किसी प्रोफेशन में नहीं मिल सकता। आप चाहे कितने भी पैसे कमा लें, आप मिलीनियर हो जाएं, आप बड़े बिजनेस टाइकून हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, सिविल सर्विसेज में चले जाएं, बट ये सुकून आपको कोई जॉब नहीं दे सकती कि आपने किसी को जीवन दान दे दिया या आपने किसी को बचा लिया। तो वो लोग जरूर इस प्रोफेशन में आना चाहिए जो लोगों की मदद करना चाहते हैं। और पैसे की लालच से इस प्रोफेशन में कभी मत आइए, क्योंकि इस प्रोफेशन को बहुत नोबल प्रोफेशन माना गया है। तो अगर आपके मन में ऐसा जज्बात है और ऐसा पैशन है कि मैं ये लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, तो जरूर आइए। इससे अच्छा प्रोफेशन, मेडिकल से अच्छा प्रोफेशन पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सच अ डिमांडिंग पैशन, हाउ डू यू मेंटेन योर वर्क एंड लाइफ बैलेंस? हाँ, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो मैं अपनी लाइफ अपनी हेल्थ को जब नहीं देख पाऊंगा, तो फिर मैं पेशेंट की हेल्थ का ख्याल कैसे रखूंगा। तो हर डॉक्टर के लिए, क्योंकि सारे डॉक्टर्स लगभग बिजी बहुत होते हैं, तो अपने लिए टाइम निकालना, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। जैसे मैं अपनी ओपीडी से मैं अपना अगर रूटीन बताऊं, तो मेरा रूटीन जनरली सुबह 9 से और रात में 9 साढ़े 9 10 तक रहता है। बीच में 1 घंटे का टाइम मुझे दोपहर में मैं लंच के लिए निकालता हूँ। तो इसीलिए मैं अपनी सैटरडे शाम को ओपीडी नहीं करता हूँ। मैं अपना रूटीन बता रहा हूँ, हर एक का अलग अलग होता है। और संडे की मैं ओपीडी नहीं करता हूँ। तो वो समय मैं अपने लिए, मेरे परिवार के लिए, और बीच बीच में
मैं कोशिश करता हूँ कि अपने फैमिली को या मैं खुद भी बाहर जो होके आऊँ, साल में एक ट्रिप फॉरेन की या इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पे घूमने जाते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाते हैं। जी। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ वेरी डल बॉय। तो अगर आप खाली काम ही करते रहेंगे और कुछ भी अपने लिए नहीं करेंगे तो आप बहुत डल हो जाएंगे। तो अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, और वही मैं भी कोशिश वैसे ही करता हूँ। हम्म। तो अगर किसी पेशेंट को या किसी जनरल व्यक्ति को कैंसर है तो वो गूगल के थ्रू या और भी कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ उसे सिम्टम्स कैंसर के ही हैं या वो कुछ और है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गूगल पे कभी भी डिपेंड मत करिए। अगर आपको कोई लक्षण है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, फेफड़े का कैंसर ले लीजिए, जी। तो उसमें खांसी आना शुरू होती है, और वो खांसी जनरली क्या होता है कि वायरल खांसी आई, मौसमी खांसी आ गई, तो 3-4 दिन में अपने आप वो ठीक हो जाती है। आपने दवाई ले भी ली तो भी और नहीं ली तो भी, क्योंकि वो वायरल है, वायरस के जैसे अपना लाइफ साइकिल खत्म होती है, वो खांसी ठीक हो जाती है। आप एंटी एलर्जिक दवाई कई बार अमूमन सेट्रिजिन इस टाइप की दवाइयां, खांसी का कोई सिरप पी लिया। लेकिन अगर कोई खांसी ऐसी है जो 10 से 15 दिन हो गए हैं, ठीक नहीं हो रही है, खांसी में खून आ रहा है आपको, खांसी के साथ साथ बुखार बहुत तेज आ रहा है, तो इस केस में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तुरंत आपके नजदीकी जो डॉक्टर, जो पढ़े लिखे हैं, मतलब आपको ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना है जिनके पास डिग्री नहीं है, तो एटलीस्ट डिग्री तो वो उनके पास जाएं। एक एक्सरे, एक बेसिक सी जांच हर सरकारी अस्पताल में सीबीसी की होती है, जी। तो कम से कम आपको शुरुआती लक्षण तो वहीं से पता लग जाएंगे। उसके बाद अगर उसमें कुछ ऐसा डाउट होता है तो फिर आप आगे अपना और उसको परस्यू कर सकते हैं आगे, और स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं। पेट के कैंसर में, या कई बार ये आपका जो पित्त की थैली का कैंसर होता है, तो इसमें शुरुआती लक्षण भूख ना लगना, पीलिया, आंखों में पीलापन दिखाई देने लगना, पेशाब बहुत पीली होना, तो अगर ऐसे कुछ लक्षण आते हैं तो आप अपना अल्ट्रासाउंड कराइए, लीवर की जांचें कराइए, तो डॉक्टर के पास जाइए। घर पे रह के ट्रीटमेंट नहीं करिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, वो बिरवा हाँ हाँ। होता है, बिरवा पी लिया, या वो माला पहन ली माला है पहन। ना, वो झड़वा लिया, हाँ। तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। डॉक्टर के पास जाके सही आपको चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए, उससे आप सभी लक्षणों का शुरुआत में पता लगेगा, आपको बेहतर इलाज होने की संभावना है। ब्लड कैंसर के सिम्टम्स को कैसे जान सकते हैं? ब्लड कैंसर के सिम्टम्स में भी कई बार बुखार आता है बहुत तेज, जो टूटता नहीं है ना, जो नॉर्मल दवाइयां हैं। पूरे शरीर में बहुत दर्द, मतलब एक ऐसा दर्द जो आपके लिए असहनीय ही हो। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को। अभी करीब 6 महीने पहले भी ऐसे ही एक ब्लड कैंसर के पेशेंट मेरे पास कई जगह दिखा के आए थे, तो उनका कुछ डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, सिर्फ दर्द की शिकायत रहती थी। मैंने कुछ जांचें कराई, उसमें मुझे लगा कि उनका टीएलसी एक होती है, सीबीसी एक जांच होती है, तो उसमें टोटल एक लिम्फोसाइट काउंट बहुत जनरली 11,000 12,000 से कम होना चाहिए, उनका वो 80,000 आ। तो मुझे शक हुआ कि शायद ये ब्लड कैंसर हो सकता है, तो मैंने उनको आगे भेजा, उनकी बोन मैरो की जांच हुई और उसमें वो ब्लड कैंसर ही निकला। फिर उनका ट्रीटमेंट हुआ, बेहतर है, ठीक है। ये सारे लक्षण ब्लड कैंसर में आ सकते हमारी ऑडियंस के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? हैं। ऑडियंस के लिए मैसेज यही है कि खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने समय का अच्छे से यूटिलाइज करें, क्योंकि कोविड ने हमको सिखाया कि अगर आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि समय आपको समय नहीं देगा। तो अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, खूब टहलें, खूब सैर करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छे वातावरण में रहें, हंसी खुशी का माहौल बना के रहें, और पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है, और उम्मीद ये है कि आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आप अच्छे से रहेंगे तो शायद डॉक्टर के पास अमूमन नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अगर कभी भी आपको लगे कि मेरी जरूरत है तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, आपके लिए हूँ, और मेरी कोई भी मदद होगी तो मैं हमेशा उसके लिए तैयार हूँ, आपके पास आपके साथ ही रहूंगा हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। और मैं यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे ही आप पढ़ाते रहिए इसको, और जो फील्ड के लोग हैं उनको भी मौका दीजिए, तो एक इससे जागरूकता बढ़ती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। लिए। धन्यवाद।